को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों का हो गया था क्लियर कट, राइट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हम लोगों को। अब हम लोगों के मस्कुलर सिस्टम के एक बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि मस्कुलर सिस्टम के अब जो हम लोगों के टॉपिक्स आ रहे हैं वो टॉपिक्स इस तरीके के टॉपिक्स हैं कि उनमें से एक भी टॉपिक, वो 4-5 टॉपिक आएंगे, मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं, बल्कि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं, राइट। वो सिस्टम्स 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं, छोटे हैं, ज़्यादा वैसे नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप जब तक फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में रहेंगे तब तक वो आपके साथ हमेशा रहने चाहिए, ठीक है नहीं। इसलिए हमको थोड़ा सा उस पर ख़ास ध्यान जो है वो हम लोगों का ऑलवेज़ इन द क्लास एंड ऑफ द क्लास जो है वो हमारा लगातार इस पर बना रहेगा क्लास। हम लोग यहाँ तक जो है वो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ तक हम लोग आ गए थे। अभी हम लोग इसको बस एक नए अंदाज में हम लोग जो है वो इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है नहीं। बेटे एक चेयर दे दो इसको बच्चे को। राइट, तो यहाँ तक का हमारा बिल्कुल मामला क्लियर हो गया था, राइट। कैल्शियम आयंस कहाँ से निकले थे? कैल्शियम आयंस कहाँ से निकले थे? एटीपी से कैल्शियम आयंस निकले थे। माइटोकॉन्ड्रिया से कैल्शियम आयंस निकले थे। सही। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से हमारा कैल्शियम आयंस निकले थे। एटीपी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से निकली थी और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से निकलने के बाद एक्टिन को जाकर के उसने एक्टिवेट कर दिया था, मायोसिन को उसने एक्टिवेट कर दिया था, क्रॉस ब्रिज को उसने एक्टिवेट कर दिया था। वेरी गुड। कैल्शियम आयंस ने किसको कर दिया था? एक्टिन को कर दिया था। उस एक्टिन को एक्टिवेट होने से किस ऑर्गन ने रोका हुआ था? ट्रोपोमायोसिन ने उसको रोका हुआ था एक्टिवेट होने से, राइट। जैसे ही कैल्शियम आयंस आया तो वो ट्रोपोमायोसिन हट गया और वो एक्टिन एक्टिवेट हो गया, ठीक है नहीं। इधर जो है वो एटीपी के आने से क्रॉस ब्रिज मायोसिन का जो है वो एक्टिवेट हो गया। दोनों एक्टिवेट हुए, दोनों एक दूसरे से कपल्ड हुए और दोनों ने जो है वो एक मूवमेंट किया, राइट, एक मूवमेंट किया। और ये एक मॉलिक्यूलर एक मूवमेंट था। इस तरीके के लाखों करोड़ों वो मूवमेंट्स एक साथ एक मसल के अंदर हुए, तब हमको सुपरफिशियली जो है वो अपनी मसल हिलती हुई नज़र आती है, टेंशन प्रोड्यूस करती हुई नज़र आती है। यहाँ तक बात क्लियर थी हमारी? ओके फाइन, ठीक है। अभी हम लोग जो है वो इसी बात को, जो बात अभी मैं आपसे हिंदी में बोल रहा था, इसी बात को अब हम लोग जो है वो फिजियोलॉजिकल भाषा में जो है वो इसको हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। आपको वो पूरी भाषा आती है, सिर्फ हम लोग फिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में हम जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे बस, ठीक है, राइट। अभी फेजेस ऑफ मस्कुलर सिस्टम इन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये जो अटैचमेंट होता है, ये जो एक्टिन और मायोसिन का अटैचमेंट होता है, मूवमेंट होता है, इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। ये बात क्लियर है? लिख लीजिए पहले इसको जल्दी से, एक लाइन है बस, इसको लिख लीजिए। एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन का अटैच हो करके मूव करना, अटैच हो करके मूव करना और मूवमेंट के बाद डिटैच हो जाना, इज टर्म्ड एज मूवमेंट के बाद डिटैच हो जाना, दोनों एक दूसरे से फिर से अलग हो जाना, दोनों एक दूसरे से फिर से अलग हो जाना। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।
इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। डन, ठीक है नहीं। एक्टिन और मायोसिन का आपस में अटैच होना, बल्कि आप शुरू वहां से करो जहां से हम लोग कर रहे हैं। नर्व इंपल्स आई मोटर एंड प्लेट पर, मोटर एंड प्लेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नर्व इंपल्स के आने से सार्कोप्लाज्म के रेटिक्यूलम से कैल्शियम आयंस बाहर निकले, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बाहर निकली, एटीपी बाहर निकल के क्रॉस ब्रिज पे गई मायोसिन के, और कैल्शियम आयंस एक्टिन पर गए, दोनों एक्टिवेट हुए, दोनों कपल्ड हुए और दोनों ने एक स्लाइड मारा, एक मूव मारा उन्होंने, राइट। एक स्लाइड मारा इसलिए बोल रहा हूँ अब क्योंकि अब वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, आ गई है। उन्होंने एक स्लाइड मारा और स्लाइड मारने के बाद वो एटीपी का ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से वो टूट गया। मीन्स वो जो जुड़े हुए थे एक्टिन और मायोसिन वो टूट गए, राइट। फिर वो रेस्टिंग फेज में आ गए, फिर वो प्रोसेस एक चलेगा। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है नहीं। ओके, तो एक तो ये टेक्निकल टर्म आया हमारे सामने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये आपको हमेशा आएगा, आप चाहे यहाँ पढ़ो, चाहे यूएसए में जाके पढ़ना, चाहे कहीं भी पढ़ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको हर जगह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके कुछ फेजेस हैं, वो फेजेस आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी तक तो हम लोग जनरल भाषा में बात कर रहे थे, ठीक है नहीं। अब हम टेक्निकल भाषा में उसकी बात करेंगे। 4 फेजेस हैं। कौन कौन से 4 फेजेस होंगे आप लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? है वही नर्व इंपल्स अपने मोटर एंड प्लेट पर आई, उसने आकर के एटीपी को ऐसे किया, उसने कैल्शियम आयंस को या सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ऐसे किया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम आयंस निकल करके एक्टिन को उसने ऐसे किया, मायोसिन को ऐसा हुआ, दोनों ऐसे कपल्ड हुए, दोनों ऐसे डिटैच हो गए एटीपी के टूटने से और फिर रेस्टिंग फेज में आ गए। अब इसको आपको 4 फेजेस में बांटना है, इस पूरे प्रोसेस को। हाउ यू वुड डिवाइड दिस होल प्रोसेस, इसको क्या नाम दोगे आप लोग? दो, कुछ भी दो, अपने घर की बपौती है, कुछ भी दे लो, मसला हमारे पास। डिस्चार्ज होगा फर्स्ट प्रोसेस में, पहले में डिस्चार्ज होगा, ओके, और सेकंड प्रोसेस में अटैचमेंट, मतलब वो अपने अपने एक्टिन और मायोसिन से मिलेंगे, उन्हें वो करेंगे, एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होंगे, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में उनका अटैचमेंट होगा, ओके, देन जो है वो उनका गेट टुगेदर होगा, वो कपल्ड होंगे, जुड़ेंगे आपस में एक दूसरे से। फोर्थ प्रोसेस में वो रेस्ट फेज में हो जाएंगे। फिर से कुछ और लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर से भी लगाओ, इधर से भी लगाओ। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन होगा। नहीं, पहला फेज से बोलो, पहला फेज क्या होगा? दोनों रेस्ट पे होंगे, ऐसा, ठीक है, दोनों रेस्ट पे हो गए। नर्व इंपल्स आएगी, नर्व इंपल्स आई तो ये पहला फेज है, राइट। देन एक्टिवेशन होगा, देन कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन रिलैक्सेशन होगा। ऐसे ही होगा क्या? और लगाओ, दिमाग लगाओ, खिड़कियां खोलो। पिछले वाले सेशनल के बाद तो खिड़कियां खुल गई होंगी, एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिएगा उन्हीं क्वेश्चंस पे। हाँ, कहीं वहाँ बत्ती बन जाए जी। फिर से दिमाग लगाओ, शाबाश। क्या क्या हो सकता है? क्या टर्म्स 4 हो सकते हैं इसके लिए? आप में से ईमानदारी से जो लोग, मतलब बहुत से लोग आप में से, कुछ लोग, सॉरी कुछ लोग, बहुत नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि अरे यार आ जाए, कहाँ इतनी। मेरी छोटी बहन है, वो जामिया मिलिया इस्लामिया में वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी की। उससे कभी मैं बात करता हूँ, कुछ आइडियाज़ के ऊपर बात करता हूँ, तो कहती है दिमाग मत खाओ, मेरा खर्च हो जाएगा, है नहीं। तो दिमाग लगाने से खर्च हो जाता है उसका, मुझे नहीं पता खर्च हो जाता है या नहीं, हमने तो सुना है बढ़ जाता है दिमाग, राइट। तो आप में से कुछ लोग होंगे अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए, अभी सर बताते हैं, अभी बताएंगे, मजबूरी है इनकी तो बताना है नहीं। लेकिन आप में से जो लोग लिटरली मीन्स दिमाग लगा देंगे,
तो वो ज़िंदगी भर फिर भूलेंगे नहीं। हाँ हाँ कुछ भी, हाँ बताइए मेहताब। एक्सटेंशन आ जाएगा, ओके, एक सीक्वेंस में। नहीं, जो लोग दिमाग लगा देंगे, मैं ये नहीं कह रहा बता देंगे, बताना तो आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। क्या चीज़? एक्सटेंशन भी हो जाएगा। नहीं, एडक्शन हो जाएगा। रिसर्च स्कॉलर्स ने मास्टर्स में पढ़ा होगा अपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्या भूल गए? खुद बनाना है, बीपीएड को तो खुद बनाना है, इनको अपना रिवाइज करना है, रिकॉल करना दिमाग में जो रटा हुआ था। मैं चाहता हूं आप लोग रटे ना इन कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो शायद मेरे साथ रिसर्च के स्टूडेंट्स भी हो जाएंगे आगे चल के, है नहीं? तो फिर वो बहुत एक्टिवली जो है वो एनाटॉमी की क्लास कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा? ओके फाइन, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, ठीक है नहीं? सबसे पहला फेज हमारा एक्साइटेशन का फेज है। ये कौन सा फेज है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें नर्व इंपल्स एक्साइट हो रही है। ओके फाइन। दूसरा फेज क्या हो रहा है? कपलिंग का हो रहा है। अच्छा, एक्साइटेशन फेज और अभी कपलिंग हो गई। अब ये कपलिंग किसके बीच में हो रही है? एक्टिन और मायोसिन के बीच में कपलिंग हो रही है। यानी कि एक्टिन और मायोसिन के बीच में कपलिंग होते से पहले तक का आखिरी स्टेप भी एक्साइटेशन फेज में जाएगा। ऐसे ही है ना? ये बात याद रखेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, कपलिंग के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्शन होना है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन is a contraction. Contraction is not that contraction which we use in English term, यानी contraction मतलब छोटा, तो छोटा नहीं, मस्कुलर सिस्टम में, मोटर यूनिट में छोटा बड़ा की मसला नहीं है, टेंशन का मसला है। टेंशन है तो कॉन्ट्रैक्शन है। राइट, देन रिलैक्सेशन, देन रिलैक्सेशन, ठीक है नहीं? ये हमारे 4 फेजेस हैं। ये 4 फेजेस आपको जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको इनसे पीछे छुड़ाना है तो आपको फिजिकल एजुकेशन छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं छोड़ेंगी पीछा, आप छोड़ के चले जाना इनका तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमारे पास एक्साइटेशन फेज है, हमारे पास कपलिंग फेज है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन फेज है और हमारे पास रिलैक्सेशन फेज है। ये चारों फेज हम लोग पहले से डिस्कस करते चले आ रहे हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हम लोगों को, है ना? मैं बहुत तेज़ी के साथ, मीन्स 1-1 मिनट शायद एक उस पर जो है वो हम लोग आगे चलते जाएंगे। एक्साइटेशन फेज में एक्चुअली में हो क्या रहा है नहीं? एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, हाँ हाँ या ना करते जाइएगा। आ रहा है? राइट, एसिटिलकोलिन निकल रहा है। राइट, कैल्शियम आयंस आएंगे, खत्म। अरे आएंगे, सब आएंगे यार, बतेरे आएंगे, इसमें बहुत सारे अभी और भी हैं। हमारे जितने काम का हम लोग उतनी बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं? ओके फाइन। कपलिंग फेज में ट्रोपोनिन को कैल्शियम आयंस मिलेंगे। राइट, एटीपी जो है वो मायोसिन में जाएगी, ठीक है? वो दोनों एक्टिवेट होंगे और कपल्ड होंगे। राइट, उसके बाद ये एटीपी, जिसको हम अभी तक एटीपी बोल रहे थे, ये एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है नहीं? अभी फॉस्फेट के 3 आयंस थे। राइट, अब 2 आयंस हो जाएंगे और एक जो है वो सीपी में चला जाएगा, है ना? ये फॉस्फेट आयन, राइट, एडिनोसाइन
डाईफॉस्फेट हो जाएगा। सीपी छोड़ दो यार, मैं गलत बोल गया। किससे होगी कपलिंग? इससे होगी कपलिंग, एटीपी से होगी। एटीपी फिर ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब होता है किसी भी केमिकल का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ब्रेक डाउन, राइट? दैट इज हाइड्रोलाइजेशन, दैट इज हाइड्रोलाइजेशन। एटीपी हाइड्रोलाइज्ड होगा, जब ये मूवमेंट हो रहा होगा तो वो हाइड्रोलाइज्ड होगा किस में? हाँ, जो एटीपी प्लस पीआई, राइट, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक, उसके अंदर होगा और ये कपलिंग फेज हमारा इस तरीके से पूरा हो जाएगा, राइट? देन हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज, लास्ट फेज से अब हम लोग चलेंगे, राइट? एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे हम लोग, पता नहीं है ना, सिंस टाइम इमेमोरियल हम लोग जो है वो ये कहते चले आ रहे हैं कि इसी तरीके से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमारी जो है वो पूरी होगी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को कई नामों से पुकारा जाता है, क्रॉस ब्रिज साइकिल के नाम से भी पुकारा जाता है, और वॉक एलोंग थ्योरी मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं ऐसे, तो वो आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कह दो, क्रॉस ब्रिज थ्योरी कह लो, आप चाहे उसको वॉक एलोंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी कह लो, ये अलग अलग नामों से आपको स्टैंडर्ड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की किताबों में आपको इन नामों से मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसको हम आपसे डिस्कस किया था स्पेलिंग्स के उसमें। FIBER इज फाइबर, FIBRE इज ऑल्सो फाइबर। आपको कोई भी दोनों सही हैं, इनमें से जो भी रखो तो फिर एक ही रखना, मीन्स एक टाइम में तो कम से कम एक ही रखना। जैसे आज कॉपी लिखने बैठ रहे हो, राइट, आप आज एग्जाम की कॉपी लिखने बैठ रहे हो और आपने FIBER लिख दिया, तो लास्ट वर्ड आपका जो कॉपी का हो और वो भी फाइबर हो तो BER ही लिखना। ऐसा ना हो BER लिख दो, कहीं BRE लिख दो, फिर कहीं BRE फिर BER, राइट? तो उससे क्या होता है, पढ़ने वाले की नज़र जो है वो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी आपकी हल्के से गड्ढे में चली गई, ठीक है नहीं? तो वहाँ से उसका वो कंसंट्रेशन टूट जाता है पढ़ने वाले का। जैसे सेंटर, CENTER, CENTRE, ऐसी प्रोग्राम PROGRAMME और GRAM, वो भी प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम, दोनों सही, लेकिन आपको जो भी रखना हो एक रखो, ठीक है नहीं? राइट। कोई भी, अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो अच्छे ऑथर्स होते हैं, जो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, अगर उन्होंने किताब लिखी है, अगर किसी ने जो है वो फॉर एग्जाम्पल क्रॉस ब्रिज साइकिल पहले से लिख रहा है तो वो पूरी किताब में क्रॉस ब्रिज साइकिल ही लिखेगा। अगर हमको क्रॉस ब्रिज साइकिल नहीं पता है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये सारे पैरामीटर्स हैं तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के, लेकिन ये क्रॉस ब्रिज कहाँ से आ गई। इसलिए जो है वो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ मैं ये तीनों नाम शेयर कर लूँ। साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में इन्हीं तीनों नामों से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को पुकारा जाता है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मोर देन 80% लोग जो हैं वो उसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से पुकारते हैं। बात क्लियर है बिल्कुल? राइट, ओके फाइन। तो अब ये वो सारे आपके वो फेजेस हैं, बस डायग्राम में मैंने जो है वो इनको जो है वो समोया हुआ है, राइट। अब आपका ये रिलैक्सेशन फेज आ गया। एटीपी जो है वो वहाँ से स्टॉप हो गई है, कोई वजह होगी, हो गई वहाँ से स्टॉप, राइट। कैल्शियम आयंस जो हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चले जाएंगे। एटीपी जहाँ से आई थी वो एटीपी हाइड्रोलाइज हो गई, उसका आना रुक गया है। कैल्शियम आयंस वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए। जब चले गए तो ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन को वापस घेर लिया और अब क्रॉस ब्रिज उनका जो है वो डीएक्टिवेटेड हो गया है और एक्टिन भी डीएक्टिवेटेड है। अब दोनों जो है वो रेस्टिंग फेज में चले गए, ठीक है भाई। तो इसमें जो है वो हमारा जो हम लोग शुरू से कर रहे थे
बस हम लोगों ने उसको फिजियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में उसको समझने की कोशिश, सिर्फ लिखा है यहाँ पर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वॉक एलोंग थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और क्रॉस ब्रिज के नाम से हम लोगों ने उसको समझा, और उसके 4 फेजेस हमने समझे, और वो 4 फेजेस हर जगह आपको यही 4 फेजेस रहेंगे ऑलवेज। ये 4 फेजेस आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है नहीं? राइट। न्यूरल कंट्रोल, इसमें क्या होगा? अब इसमें मैं एक एक करके आपको देता जाऊंगा। अब आप ये बताओ इसमें क्या हो रहा होगा न्यूरल कंट्रोल में? एक्साइटेशन हो रहा है? एक्साइटेशन हो रहा होगा? ओके फाइन, है ना? ओके फाइन, है ना? कुछ इसमें जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कुछ एक्साइटेशन हो रहा होगा, वहां पे कुछ नर्वस सिस्टम अपना कुछ काम कर रहा है ना? ओके फाइन। यहां क्या हो रहा होगा? यहां एक्साइटेशन हो रहा है, एक्साइटेशन हमको समझ में आ ही रहा है। ओके, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस कहां से हो रहे होंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से हो रहे होंगे, राइट। देन हमारा कॉन्ट्रैक्शन साइकिल बिगिंस, हो रहा होगा, राइट। इसका अपना प्रोसेस है पूरा, कैसे बिगिन होगा वो हमारे सामने यहां पर है। देन सार्कोमेयर, अभी इसमें एक चीज ऐड हो गई, क्या? सार्कोमेयर की शॉर्टनिंग हो रही है, क्योंकि अभी तक हम लोग बात किस लेवल पर कर रहे थे? अभी हम लोग एक्टिन और मायोसिन के लेवल पर कर रहे थे, सिर्फ एक एक्टिन और एक मायोसिन, लेकिन वो तो खरबों खरबों होते हैं एक्टिन और मायोसिन, राइट? वो सारों में ऐसा ही हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो ये जो सारे एक साथ मिल करके कर रहे हैं, तो इनफैक्ट ये किसको छोटा कर रहे होंगे? किस में टेंशन प्रोड्यूस कर रहे होंगे? सार्कोमेयर में। सार्कोमेयर में क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि सार्कोमेयर इज ए यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है नहीं? सार्कोमेयर का एक यूनिट एक्टिन और मायोसिन है, लेकिन सार्कोमेयर जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट है। तो उस यूनिट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ टेंशन होगी, तभी पूरी मसल में होगी, वरना नहीं होगी। यूनिट में होना चाहिए ना पहले, राइट। इसलिए मैंने यहां पर जानबूझ के सार्कोमेयर शॉर्टनिंग का एक फेज अलग से डाला है, ठीक है नहीं? ताकि हमको ये कंफ्यूजन कहीं ना रह जाए कि कोई पूछ ले हमसे, और हम लोगों ने जिस लेवल पे अभी चल रहे थे उस लेवल पे कोई अगर आपसे ये पूछता कि सार्कोमेयर शॉर्टन होगा कि नहीं होगा, तो 10 में से 3 बच्चे कम से कम ये कहते कि सार्कोमेयर का तो मसला ही नहीं आया था। वहां तो एक्टिन और मायोसिन ही चल रहा था खाली। हम लोग पूरा मसला चला रहे हैं मस्कुलर सिस्टम का। पूरी मसल्स मीन्स पूरी इतनी बड़ी मसल, पूरी थाई इतनी बड़ी मसल, पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसके अंदर के सारे यूनिट्स जितने भी हैं, छोटे 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 और छोटे से बड़े और बड़े और बड़े और बड़े, वो सब होंगे, ठीक है नहीं? अच्छा, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका पेरिमाइसियम अफेक्टेड होगा या नहीं होगा, तो क्या मतलब? होगा या नहीं होगा? पेरिमाइसियम अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा या नहीं होगा? अरे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पेरिमाइसियम होगा। हाँ, वहां आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना होगा, कॉमन सेंस लगाना होगा, है नहीं? हर बात हम लोग यहां बोल नहीं रहे, लेकिन छोटे से छोटा एक्टिन एंड मायोसिन के ऊपर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो फिर एपिमाइसियम पे भी पड़ेगा, तो फिर फैशिया पे भी पड़ेगा, तो फिर स्किन पर भी पड़ेगा, तो फिर पूरे इंडिविजुअल पर भी पड़ेगा। ऐसे ही है ना? तभी तो पूरा इंडिविजुअल यहां से वहां तक चला जाता है और वहां से फिर वापस भी आ जाता है, ठीक है नहीं? तो वो अपनी जगह आप लोग अपने अपने कॉमन सेंस से आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, राइट। देन जनरेशन ऑफ मसल टेंशन होगा, राइट, वो मसल टेंशन होगा हमारा, राइट। सिर्फ रिवीजन के बहाने हैं ये, मेरे ख्याल से रट गई होगी, ठीक है नहीं? ओके, थोड़ा सा आपको टाइम इसमें एक्स्ट्रा देना होगा। उसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बताइए, नहीं तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ऑल और नन लॉ। इंटरेस्टिंग है, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है ये जी।
ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी जितने भी आएंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी नहीं छोड़ेगी, ये भी नहीं छोड़ेगा। ऑस्टियोप्रोजेनिटर शायद छोड़ दें, ऑस्टियोक्लास्ट शायद छोड़ दें, ऑस्टियोब्लास्ट शायद छोड़ दें आपका पीछा, लेकिन ये मस्कुलर सिस्टम पीछा नहीं छोड़ेगा। मस्कुलर सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आपका मस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग है तो आप मान के चलिए मोर देन 60% आप किसी भी कंपटीशन के एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। मोर देन 60% को मैं कह रहा हूँ, अगर आपका मस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग है तो। और वो हमारे इंटरेस्ट का भी है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज, ऐसे ही, राइट। तो हम लोग इस पे आगे बढ़ें या उसको आप लिखना पसंद करेंगे अपनी भाषा में? 5 मिनट में आप लिखना चाहेंगे उसको, अपना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को अपनी भाषा में, या नहीं? ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। ओके फाइन, चले। ये क्या कह रहा है? या तो सारे या एक भी नहीं। सिंपल लॉ, बहुत सिंपल है ये। होंगे तो सब होंगे, नहीं होंगे तो एक भी नहीं होगा। ठीक है नहीं? राइट। क्लास में बंक किसी प्रिंसिपल पे लगता है, क्लास में बंक किसी प्रिंसिपल पे लगता है, ऑल और नन, है ना? ओके फाइन, आप लोग ना चले जाइएगा। राइट। पेरीमाइसियम याद है नहीं? ओके, क्या है पेरीमाइसियम? मसल बंडल, एक बंडल या बहुत सारे बंडल? एक मसल के अंदर कई सारी पेरीमाइसियम या एक ही पेरीमाइसियम? कई सारी पेरीमाइसियम। अच्छा, हर पेरीमाइसियम के अंदर कुछ फाइबर्स, दैट्स इट, याद है आपको। ठीक है, ठीक है। फेसिकल्स भी बोलते हैं हम लोग उसको, उस पूरे एक ग्रुप को, ये भी हमें याद है। राइट। इसको जानने से पहले हम लोग एक बार मोटर यूनिट को समझ लेते हैं। मोटर यूनिट, ये भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मोटर यूनिट, मोटर यूनिट, क्योंकि ऑल और नन लॉ मोटर यूनिट के अंदर ही होता है। मोटर यूनिट क्या चीज होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा एक ग्रुप, एक फेसिकल, समझ में आया हमें? यानी इनक्लोज्ड विद पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम कंटेनिंग मोर देन 1 फाइबर्स, एक ग्रुप बनाया हुआ है उसने। ऐसे जो है वो डिपेंड करता है कि मसल का साइज क्या है, मसल की लेंथ कितनी है, उसके हिसाब से ये हमारे फेसिकल्स, ये हमारे पेरीमाइसियम्स, उसके हिसाब से जो है वो नंबर ऑफ पेरीमाइसियम्स उसके हिसाब से होंगे। यहां तक बात क्लियर है? राइट। पेरीमाइसियम के अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, पेरीमाइसियम के अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स हैं, ये बात हम लोग अभी रिवाइज की है हम लोगों ने। प्लस इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्लस अ ब्रांच ऑफ ए नर्व, ब्रांच ऑफ ए मोटर नर्व। एक नर्व से फॉर एग्जांपल ये मसल है पूरी, ये पूरी मसल है, एक बाइसेप्स है ये, एक मोटर नर्व एक यहां तक अंदर आएगी एक, लेकिन जैसे ही ये एपिमाइसियम के अंदर जाएगी तो ये कई सारे उसमें बढ़ जाएगी, अपनी ब्रांचेस बना लेगी बहुत सारी, राइट। और हर ब्रांच एक फेसिकल को पकड़ लेगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? एक नर्व फाइबर जिसको हम मोटर नर्व कह रहे हैं, वो एक फाइबर एपिमाइसियम तक आएगी। जैसे ही वो एपिमाइसियम के अंदर एंट्री मारेगी, फौरन वो अपनी उतनी ब्रांचेस बना लेगी जितने फेसिकल्स वहां पर मौजूद हैं। फेसिकल्स तो समझ रहे हैं हम लोग?
यानी जितने ग्रुप ऑफ बंडल्स वहां पर मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 मौजूद हैं, तो ये जो मोटर नर्व है ये कितने ब्रांचेस में बढ़ जाएगी? 10 में बढ़ जाएगी। यानी कि उस मसल के अंदर 10 फैसिकल्स हैं और 10 मोटर यूनिट्स, हर मोटर यूनिट, एक मोटर यूनिट और एक फैसिकल ने अपना पेयर बनाया हुआ है एक। यहां तक बात क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं हो रहा, राइट? ओके, ये जो चीज है, एक फैसिकल और एक ब्रांच ऑफ ए मोटर यूनिट, एक फैसिकल और एक ब्रांच ऑफ ए मोटर यूनिट इज कॉल्ड मोटर यूनिट, मोटर नर्व, सॉरी, दैट इज कॉल्ड मोटर यूनिट। फिर से दोहराऊं क्या? एक फैसिकल, फैसिकल तो अब समझ में आ रहा है, प्लस 1 ब्रांच ऑफ ए मोटर नर्व, 1 ब्रांच ऑफ ए मोटर नर्व, ये दो जब मिल जाएंगे तो इन दोनों को मिला करके हम लोग मोटर यूनिट बोलते हैं। हाँ भाई, बैठने में परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक है भाई, मामला क्लियर है? कुछ क्लियर हो गया? ओके फाइन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरी क्वाड्रिसेप्स में 50 फैसिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्वाड्रिसेप्स में, थाई मसल में, फ्रंट थाई मसल में 50 फैसिकल्स हैं, तो कितने मोटर यूनिट्स होंगे? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे यार नहीं भाई, किसी फैसिकल को नहीं मिली मोटर नर्व तो, अरे नहीं मिली, अरे भाई मेरे जेनेटिक कोड में परेशानी थी, नहीं मिली। मैंने तो आपको बोला 50 फैसिकल्स हैं, तो क्या 50 मोटर यूनिट जरूरी है होंगे? नहीं, मैंने बोला नंबर ऑफ फैसिकल्स प्लस नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ ए मोटर नर्व। मोटर नर्व की ब्रांच और फैसिकल साथ में मिलेंगे तो मोटर यूनिट बनेगा, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे हम लोग। अरे भाई वो अभी कुछ नहीं कहला रहा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। नहीं ना, वो अनफिट है, वो अपनी जगह हेल्दी है, हम अपनी जगह अनहेल्दी हैं। मैं तो सिर्फ पहले आपसे उस सवाल को पूछ के ये समझने की कोशिश कर रहा था, क्या मोटर यूनिट आपको समझ में आया या नहीं आया? 50 फैसिकल्स हैं तो जरूरी नहीं है कि 50 मोटर यूनिट्स भी हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये तो डिपेंड करेगा, कंडीशन लगी हुई है ना साथ में, प्लस मोटर नर्व फाइबर ब्रांच जब होगी किसी फैसिकल के साथ तब एक मोटर यूनिट बनेगी ना। इसी तरीके से 50 ब्रांचेस ऑफ मोटर नर्व जो है वो मेरे पेरीमाइसियम में है, तो कितने मोटर यूनिट्स हैं? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि फैसिकल्स भी तो बताओ कितने हैं, फिर उसके साथ ये भी तो कंडीशन बताओ कि वो सब अटैच्ड हैं एक दूसरे से। हाँ, जब तक अटैच तक का नहीं बताएंगे जब तक तो इनकम्प्लीट है। तो जल्दबाजी नहीं है, नहीं? राइट, गुड, फाइन। तो हमारी हर फैसिकल पर मोर देन 99.9% हर फैसिकल पर एक ब्रांच ऑफ मोटर नर्व होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं 99.9% से ज्यादा चांसेस होते हैं, होती है, हम सबके है, लेकिन क्या पता कहां नहीं है। हाँ, और क्या पता कहां नहीं है। ठीक है भाई, तो ये बात हमको याद रखनी है कि मोटर यूनिट तब तक नहीं बनेगा जब तक फैसिकल और मोटर यूनिट ब्रांच मोटर नर्व फाइबर ब्रांच आपस में कंबाइंड नहीं होंगे, प्लस नहीं होंगे। ये प्लस होंगे तो एक मोटर यूनिट बनेगा। बात डन है? ओके फाइन। ये जो मोटर यूनिट है
ये लॉ हमारा जो है ऑल और नन लॉ यहां पर लागू होता है। एक फैसिकल के अंदर फॉर एग्जाम्पल 100 फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, वो एक नर्व है, ब्रांच है, राइट। उसी के लिए स्पेशली उसने एक मोटर यूनिट बना रखी है, राइट। अब वो नर्व जो एक्साइटेशन करेगी और वो जो कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे और कि दुनिया भरेगा क्या क्या ताम झाम था वहां पर, अभी वो सब कुछ होगा, तो वो सारे फाइबर्स में होगा या किसी में नहीं होगा, एक फैसिकल के अंदर। अभी पड़ोसी फैसिकल के पास साथ क्या हो रहा है इससे बहस नहीं हो रही है। एक फैसिकल के अंदर जितने भी फाइबर्स हैं, सही, सबके मोटर फाइबर्स या तो सबके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और या कोई भी एक भी नहीं करेगा। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है क्या? दिस इज ऑल और नन लॉ। सोचिए थोड़ा सा और गणित लगाइए अपने दिमाग में। ये जो आपने अभी समझा है, नहीं समझा, आई डोंट नो, लेकिन अभी आपने मुंडी हिलाई है, क्या सच में समझ में आ गया? जितने भी फाइबर हैं उधर मोटर क्या करेंगे, तो वो रिपीट कर देंगे काहे में? तो इससे पहले जो लाइन बोली थी। ओह, कुछ हट के थोड़ी आता हूँ मैं कि इससे पहले वाली लाइन मुझे याद है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है क्या मेरे पास? सर वो फेसिकल, जितने भी फेसिकल्स के फाइबर्स, एक फैसिकल के अंदर जितने भी फाइबर्स हैं, या तो वो सारे फाइबर्स एक्साइटेड होंगे, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे, या एक भी नहीं करेगा एक फैसिकल के अंदर। एक फैसिकल के अंदर या तो सब करेंगे या एक भी नहीं करेगा, एक फैसिकल के अंदर। मैं पूरी मसल की बात नहीं कर रहा हूं। अभी पड़ोसी फैसिकल के साथ क्या हो रहा है इससे बहस नहीं हो रही है, नहीं। बाएं वाला फैसिकल के साथ हो सकता है ना हो रहा हो, अगर नहीं हो रहा होगा तो वहां एक भी फाइबर उस फैसिकल का, उस ग्रुप का एक भी फाइबर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस वाले में हो रहा है, दाएं वाले में भी हो रहा है, उसके दाएं वाले में भी हो रहा है, और दाएं वाले में हो रहा है, उसके दाएं वाले में नहीं हो रहा। पॉसिबिलिटी है, राइट, पॉसिबिलिटी है। यानी कि हर फैसिकल के अंदर या तो सारे मसल फाइबर्स सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और या एक भी नहीं करेगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो बताइए। फैसिकल समझ में आ गया? एक मसल में 10 मोटर यूनिट्स हैं, एक मसल में 10 मोटर यूनिट्स हैं, राइट। हर मोटर यूनिट के अंदर ऑल और नन लॉ लगेगा, सही या गलत? गलत है। मोटर यूनिट क्या होता है? व्हाट इज मोटर यूनिट? फैसिकल प्लस अ ब्रांच ऑफ ए मोटर नर्व। फैसिकल प्लस ब्रांच ऑफ ए मोटर नर्व इज वन मोटर यूनिट। तो फिर अगर किसी के पास मोटर नहीं गई हो तो? नहीं गई है तो मोटर यूनिट ही नहीं होगा, तो वो मोटर यूनिट नहीं होगा। ऑल और नन, पहली बात तो ये याद रख लीजिए कि ऑल और नन लॉ मोटर यूनिट पे लगेगा, हमेशा मोटर यूनिट पे लगेगा, ना कि सार्कोमेयर पे लगेगा। अरे सार्कोमेयर पे लगेगा तो लगेगा, लेकिन पड़ोसी वाले सार्कोमेयर पर तक नहीं पहुंच पा रही नर्व इंपल्स, नहीं लग रहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि सार्कोमेयर से बहस नहीं है वहां पर। वहां बहस ऑल और नन लॉ की बहस जो है वो सारी की सारी मोटर यूनिट से है, ठीक है नहीं, राइट। एक्टिन और मायोसिन की जो कपलिंग है वो सारी की सारी बहस उसकी सार्कोमेयर से है,
उसकी यूनिट से कुछ मतलब नहीं है, उसको मोटर यूनिट से कोई मतलब नहीं है। इसको आपको इंटर रिलेट करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा अपने दिमाग में। यहां तक बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन होगा क्या हमको? क्या? हाँ बोले। सर एक फेसिकल से एक ब्रांच ऑफ मोटरी नर्व जुड़ी तो वो एक मोटर यूनिट होगी, है ना सर? सही। फिर उसके फाइबर्स या तो एक सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो ऑल ऑल नन हो गया। तो सर जैसे अगर एक मसल में 10 फेसिकल है सही। और 10 ब्रांच ऑफ नर्व आ रही है तो वो पूरा कलेक्टिवली क्या कहलाएगा? मसल। मतलब तो फिर मतलब मोटर यूनिट इंडिविजुअली कहलाएगा। मोटर यूनिट इंडिविजुअल, फेसिकल प्लस अ ब्रांच ऑफ ए नर्व, मोटर फाइबर, मोटर नर्व, बस एक है नहीं। और एक मसल में 10 हैं ऐसे मोटर यूनिट्स, तो वो पूरा कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? 10 मसल, वो मसल कहलाएगी। हैं? फेसिकल तो उसका पार्ट हुआ। फेसिकल तो उसका एक यूनिट है ना। कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज तो नहीं हुए कोई? अभी जैसे मैंने कड़वा तरल पदार्थ पिया है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने ऐसा पी लिया है, उनका मुंह ऐसा बना हुआ है, मतलब नहीं। आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेट कर लीजिए इसको, सेट कर लिए, सेट कर लिए। एक दूसरे को समझाइए ज़रा आपस में, 2 मिनट 3 मिनट। जाइए, आइए। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, नहीं आना बुरी बात नहीं है। जिद पकड़ लेना कि समझना ही नहीं है अब हमें, ये बुरी बात है। आगे समझ में क्लियर है? बताइए जी सर। सर अगर 10 मोटर यूनिट है उन सब में ऑनलाइन लॉ लगेगा ना? नहीं, हाँ सब में लगेगा, सब में लगेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में लगे। ऑल और नन लॉ सब में लगेगा, सबका इंडिविजुअल है। जैसे ये 4 फेसिकल्स हैं, तो अगर इन तीनों में ऑल और नन लॉ लग रहा है तो इसका ये कोई मतलब? अरे बाबा, इसमें भी तो लग रहा है, हाँ, मतलब मोटर यूनिट है ना। अगर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ, ये हो सकता मतलब चांसेस है 0.1% हाँ नहीं हो, या ना हो? हाँ होता है। हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, वो इसी पे डिपेंड करती है, मोटर यूनिट पे। भाई आप देखो ना, कभी कभी आपको लगता है ना कि अबे आज तो मैंने ज़्यादा उठा लिया, अबे यार मैं तो इतना उठाता हूँ, आज नहीं उठा ही नहीं पा रहा हूँ। उसकी मेन वजह ये मोटर यूनिट्स होते हैं कि हमारे सारे एक साथ काम कर नहीं हो पा रहे, नहीं कर कभी कभी नहीं कर पा रहे। अभी 4 में से आपके 3 करते थे, तो आपकी स्ट्रेंथ जो थी वो 20 किलो की थी। अभी जो है वो 2 ही कर रहे हैं आज, तो 15 किलो रह गया, 12 किलो रह गया। नहीं नहीं, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। हाँ, सब कर रहे हैं तो एबनॉर्मेलिटी है। जैसे कभी कभी आता है कि बॉडी चल नहीं रही और मतलब कैसा होता है कि एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाई, तो ये है वो नहीं, उस सेंस में तो आप वो तब बोलते हो जब आप अपनी प्रीवियस रिकॉर्ड को सोचते हो, प्रीवियस परफॉर्मेंस को, तो आप कहते हो आज बॉडी नहीं चल रही। ऐसा नहीं है कि भाग नहीं रहे होते, ऐसा नहीं है कि आप जंपिंग नहीं कर रहे होते, ऐसा नहीं है कि आप बेंच प्रेस नहीं कर रहे होते, कर तो रहे होते हैं, लेकिन आपके वो फ्लो नहीं बन पाता जो फ्लो आपके रिकॉर्डेड है। हाँ, वो यहाँ पे है। उसकी एक कई बड़ी वजहों में से एक वजह ही है कि आप उतने मोटर यूनिट्स फायर नहीं कर पा रहे एक साथ। अप डाउन होते हैं। इनका यूसेज जो है वो अपने हिसाब से, मीन्स पर डे के हिसाब से, पर डे पर ट्रेनिंग सेशन, सुबह में कुछ और था, शाम को कुछ और था। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह में कम था, शाम को ज़्यादा हो गया, कभी शाम को बहुत कम हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल कंडीशन है। ये तो
सब नहीं हो रहे ये एबनॉर्मल, सब हो रहे हैं ये भी एबनॉर्मल। एग्जैक्टली ठीक है भाई, हो गया। अच्छा अच्छा मैं आऊँ, सॉरी जी। ये हमारे पास एक फेस्कल है, तो इसमें हमारे पास 7-8 मसल फाइबर हैं सर। अब 7 कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना, 1 कह रहे हैं कि नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो नहीं होगा, अगर कोशिश होगी तो कर नहीं होगा, डैमेज हो ही नहीं है, होगा ही नहीं, मतलब वो है ही नहीं। जैसे सर यूएन का वो 5 में अगर एक, हाँ अगर एक नहीं करेगी तो बाकी भी नाराज होकर बैठ जाएंगे, वो भी नहीं करेंगे। हाँ, और अगर सब कर रहे होंगे और एक नहीं करेगा तो एक भी कहेगा यार सब कर रहे हैं चलो हम भी करते हैं, तो वो कर रहे हैं। ठीक है नहीं? हमारी स्ट्रेंथ मॉडर्नस पे कंट्रोल करती है। क्या चीज़? हमारी जो स्ट्रेंथ होती है सर मॉडर्नस पे ही तो मतलब निर्भर रहती है। तो आज मान लो हमने 20 पुशअप्स लगाए पर डे के हिसाब से, कल 15 लग रहे हैं, तो उसमें वो कमी क्या आती है सर? मोटर यूनिट आपके नहीं उतने हो पा रहे इस्तेमाल? तो सर मोटर यूनिट किसी से मतलब सर उसको अभी आता हूँ मैं उसमें, अभी आता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई बात? क्लियर है? हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। एक मोटर यूनिट समझ में आ गया? एक मोटर यूनिट के अंदर, एक मोटर यूनिट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो सारे फाइबर्स में होगा, और अगर एक फाइबर में भी नहीं होगा तो किसी में भी नहीं होगा। और अगर सब कर रहे होंगे और एक नहीं कर रहा होगा तो वो सब उसको मना लेंगे कि यार तू भी कर दे जल्दी से यार, काम हो खत्म। ठीक है नहीं? ऐसे ही तो है। अबे अभी भी यार पूरा रामायण का पाठ खत्म हो गया, वो सीता कौन था? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। हाँ जी बताओ, अभी मामला क्लियर ही है? कुछ अभी और करना है हमको इसमें आगे डिस्कशन? जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर भाई, आज हम लोगों का एक ऑफिस का एक रिनोवेशन हो रहा था, उसमें लंच रखा था हम लोगों ने। अगर आप साथ में रहते 1:30-2 बजे, आज पॉसिबल नहीं होगा? चलिए ठीक है, फिर कभी बात करें इंशाल्लाह किसी और उसमें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, बात ख़त्म करें यहाँ? देखो भाई, आप सब लोग एक फेसिकल में बैठे हो, ठीक है नहीं? मैं एक ब्रांच ऑफ ए मोटर नर्व हूँ, राइट? मैं अगर एक्साइट करूँगा तो सबको करूँगा, सबको समझाऊँगा। अगर एक को भी नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। ठीक है नहीं? अब आप मुझे ये बताओ कि क्या हम एक मोटर यूनिट की तरह सबको समझ में आ गया है? कोई एक रह गया जिसको नहीं समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? राइट। इसी के ऊपर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसी में। कोई बात नहीं, बढ़ने दो, तो अभी तो पार्टी तो अभी बाकी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आंटी पुलिस बुला लेगी। इससे ज़्यादा क्या होगा? ओके फाइन, अभी इससे ऊपर इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। असल में ये थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, है नहीं? एक चीज़ और ध्यान रखने की है ऑल और नन लॉ में, क्योंकि वो सवाल आपसे पूछा जा सकता है और कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर एक मोटर यूनिट में एक मसल फाइबर के अंदर फॉर एग्जांपल 15 kg वज़न उठाने का कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो बाकी सारे फाइबर्स 100 फाइबर्स हैं, तो 100 फाइबर्स में कितना kg उठाने का ऑर्डर होगा? एग्जैक्टली 15। वहाँ 14 नहीं आएगा, वहाँ 14.5 किसी फाइबर की हिम्मत नहीं है फिर उठा ले, सब 15 ही उठाएंगे। ये भी ऑल और नन लॉ है, उठाएंगे तो सभी 15 उठाएंगे, उठाएंगे तो सभी 100 किलो उठाएंगे, उठाएंगे तो सभी 10 ग्राम उठाएंगे, और नहीं उठाएंगे तो एक भी नहीं उठाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, टेंशन प्रोड्यूस करेंगे तो सब करेंगे, अगर एक भी नाराज हो गया तो सब बाकी के भी नाराज हो जाएंगे। ठीक है नहीं? कोई नहीं करेगा, राइट? एक फाइबर के अंदर अगर 1 किलो उठाने की क्षमता पैदा होगी तो बाकी के जितने भी फाइबर्स होंगे वो भी 1 ही किलो उठाएंगे। सब एक 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 एक
एक एक करके उठाएंगे। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही है? इसके आगे बढ़े हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। 100 फाइबर्स हैं, मैं कंडीशन दे रहा हूं आपको, सुनो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 फाइबर्स हैं एक फेसिकल के अंदर, हर फाइबर 1-1 किलो उठा रहा है। उस फेसिकल ने कितने किलो उठाया? 1 किलो उठा, 100 किलो उठा, 1 किलो उठा, 100 फाइबर है, सबने 1-1 किलो उठाया तो 1 kg उठा। हाँ हाँ 100 फाइबर है बाबा, आगे बढ़ा, 100 kg उठा। राइट, ये सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूँ, फिर से ये सवाल पूछ रहा हूँ। राइट, बहुत कड़ाके की धूप निकली है, 100 कपड़े सूखने डाले तो कितने कपड़े एक साथ सूख जाएंगे, या एक ही कपड़ा 1 मिनट में सूखेगा? एक ही मिनट में सूख जाएंगे सारे? ओके फाइन, मैंने कब कहा? ठीक है भाई, हो गया ये। राइट, एक फेसिकल का एक फाइबर जितना ग्राम भी उठा रहा है, चाहे वो 10 ग्राम उठा रहा हो, चाहे वो 1000 ग्राम एक फाइबर उठा रहा है, 100 फाइबर हो तो, 1000 फाइबर हो तो, 2 फाइबर हो तो वो उतने ही ग्राम उठाएगा बस। 1 किलो उठा रहा है एक फाइबर, 100 फाइबर्स हैं तो 1 ही किलो उठाएगा सब, क्योंकि फायरिंग वो 1 किलो की हो रही है। इनफैक्ट 1-1 किलो उठा नहीं रहा, वो मिल के 1 किलो उठा रहे हैं वो तो सब। अरे यार, जब आप यहां खड़े हो जाओगे तो आप भी कुछ भी बोलोगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब इसके ऊपर थोड़ा और बढ़े। राइट, ओके, अब ये होता कैसे है? देखिए, ये चीज अभी अहमद ने सवाल पूछा, इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसी मसल के अंदर 10 मोटर यूनिट्स हैं, 8 मोटर यूनिट्स फायर कर रहे हैं, मींस टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे, तो ये क्या एबनॉर्मैलिटी है या नहीं? ये एबनॉर्मैलिटी नहीं है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। आपकी पूरी मसल, मेरी पूरी मसल, हर इंसान की और हर जानवर की, हर मूविंग ऑब्जेक्ट की मसल्स ऐसे ही काम करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी एक साथ करें, सारे मोटर यूनिट्स एक साथ फायर करें, नहीं कर सकते, एबनॉर्मैलिटी है। सबका एक साथ करना एबनॉर्मैलिटी है, सबका एक साथ नहीं करना भी एबनॉर्मैलिटी है। भाई वो पैरालिसिस हो गई ना फिर उसको, कि हो ही नहीं रहा कुछ। राइट, या तो बहुत ज़्यादा कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपके सारे मोटर यूनिट्स, चाहे 1000 मोटर यूनिट्स हों, 1,00,000 मोटर यूनिट्स हों, चाहे 10 मोटर यूनिट्स हों, इससे बहस नहीं। कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें सारे एक साथ फायर कर जाते हैं। राइट, जैसे कोई एक इमोशनल ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट हो गई, डर क्रिएट हो गया है नहीं। फॉर एग्जाम्पल बिजली का लोहे का खंबा हमने आपने देखा है। राइट, मीन्स एक सच्चा वो कि एक छोटा बच्चा ऐसे 2.5-3 साल का, वो अपनी माँ के साथ खेल रहा था और वो खंबा जो है वो गिर पड़ा, बरसात का टाइम था और वो खंबा गिर पड़ा और उसके नीचे जो है वो बच्चा अंदर दब गया उसमें। राइट, उसकी जो हालत हुई होगी बच्चे की हुई होगी, लेकिन माँ ने कुछ नहीं सोचा, उसने एक हाथ से उस खंबे को उठा करके और 11 फीट दूर फेंका और बच्चे को एक हाथ से गोदी में उठाया। राइट, क्या पूरी क्लास मिलके भी शायद नहीं उठा पाएगी उस वक्त, नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन वहां पे वो एबनॉर्मल क्रिएशन, एक इमोशनल आउटबर्स्ट एक उसके अंदर आ गया था। तो या तो कोई इमोशनल आउटबर्स्टिंग हो जाए जिसकी वजह से आपके सारे मोटर यूनिट्स एक साथ जो है फोर्स को जनरेट कर देंगे, या फिर लेबोरेटरी में ऐसा हो सकता है, आइसोलेशन में एक बाइसेप्स मसल निकाल लो, इधर करंट डालो, इधर करंट डालो और उसके सारे मोटर यूनिट्स को एक साथ स्पार्किंग कर दो उसमें, तब हो सकता है। वरना अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जैसे हम लोग जिस उसमें है, इवन कंपटीशन के टाइम पे भी हम लोग सारे मोटर यूनिट्स एक साथ नहीं कर सकते, सारे मोटर यूनिट्स की फायरिंग एक साथ नहीं कर सकते, किसी हाल में नहीं कर सकते। राइट, ऐसा हो सकता है कि सुबह में आप 20 किलो उठा पा रहे थे, शाम को ट्रेनिंग सेशन हुआ तो आप जो है वो 15 किलो उठा पा रहे हैं,
अब आप कह रहे हो कि यार ये क्या हो गया, मैं तो अभी 20 किलो उठा के गया था। तो आप उस वक्त जो है वो 10 में से 7 मोटर यूनिट्स फायर कर रहे थे, अभी आप 5 ही कर पा रहे हो। और वो डिपेंड करता है आपका थकान कैसी है, आपका उस वक्त इमोशनल अटैचमेंट उस ट्रेनिंग सेशन से कितना हो पा रहा है, सामने कंपटीशन किस लेवल का आपके सामने आने वाला है, उसके हिसाब से आपके मोटर यूनिट्स की फायरिंग होगी या फायरिंग नहीं होगी। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल जी। कुछ कह रहे हैं राघव? सर स्टेरॉइड्स जो लेते हैं जी, तो उससे पहले तो उसमें भी यही काम करते हैं कि सारे अब वो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, है नहीं, ड्रग्स का भी इसमें काम होता है। हमने ये भी सुना था कि जब बॉडी डेंजर में रहती है और हम लोग को अपनी बॉडी को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मतलब जैसे मान लीजिए कुत्ता है दौड़ा लेता है तो भी इंसान हाँ, तो डर की सिचुएशन है ना अभी विवेक साहब ने। एड्रेनलिन वो रहता है केमिकल जो कि अरे बाबा, अब वो उसके पीछे की अपनी एक फिजियोलॉजी होगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा कोई केमिकल एजेंट फिर आपको चाहिए होगा, चाहे वो ड्रग्स के फॉर्म में आए जैसे करण यादव कह रहे हैं, या कोई आप एड्रेनलिन की बात कर रहे हैं, कोई एक एक्स्ट्रा केमिकल एजेंट आए और आकर के सबको एक साथ एक्साइट करे। लेकिन इट डिपेंड्स कि उस वक्त कंडीशन कैसी है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सारे मोटर यूनिट्स फायर नहीं होंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्रैक्टिस पे जा रहे हो, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंपटीशन में जा रहे हो, तो आपके 100% नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे, किसी हाल में नहीं होंगे। या तो कोई इमोशनल आउटबर्स्ट इतना हो जाए, जिसको आप कहते हैं ना कि वो कोचेज मीन्स कभी कभी होता है ना, बहुत टेम्पो हाई कर देते हैं, राइट, तो वो इमोशनल आउटबर्स्ट करते हैं उनका असल में, तो वो कर देते हैं, राइट, तो वो अपने कंटेम्परेरी से आगे निकल जाएंगे उस वक्त एट दैट गिवन मोमेंट, लेकिन हो सकता है कभी ना निकल पाए। तो ऑल और नन लॉ हमारा कहता है कि एक मोटर यूनिट के अंदर फायरिंग होगी तो सारे फाइबर्स में होगी, नहीं तो किसी में नहीं होगी। ये ऑल और नन लॉ ये भी कहता है एक फाइबर में जितना केजी का प्रोडक्शन ऑफ टेंशन होगा उतना ही सारे फाइबर्स के अंदर होगा। अगर सबके अंदर 10 किलो का है तो बाकी के अंदर भी 10 किलो का होगा, ठीक है नहीं। जरूरी नहीं है, ऑल और नन लॉ ये भी कहता है कि जरूरी नहीं है कि अगर 10 मोटर यूनिट्स हैं तो 10 के 10 एक साथ फायर करें, बल्कि एक साथ नहीं करेंगे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। या तो उनको लेबोरेटरी की एनवायरनमेंट चाहिए है तब करेंगे, या उनको कोई एक्स्ट्रा इमोशनल आउटबर्स्ट चाहिए तब वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। ये ऑल और नन लॉ है। ये बात क्लियर है? राइट, ठीक है।